तुम्हारे बेटे ने हमारा जीना हराम कर दिया, अब मेरे बेटे को जेल में डाल दिया है। आखिर वो चाहता क्या है? चौधरी शफीक सख्त परेशान थे। सुबह ही इनके कुछ आदमियों ने इन्हें खबर दी थी कि रात को डेरे पर रेड हुई है। शफीक, मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, मगर कमरान की हरकतों को भी देख लें। डेरे पर शराब और ड्रग्स आखिर कैसे पहुंच गए? शाजिया ने इनके करीब बैठते परेशानी से कहा था, ये तो मुझे भी हैरानी है। पहले हमारे फलों के ट्रकों से और अब डेरे से ये चीजें कैसे मिली? मुझे तो लगता है अरकम जानबूझकर हमें फंसा रहा है। इन्हें अरकम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो अपने वकील को भी कॉल कर चुके थे, मगर बदकिस्मती से वो किसी काम से शहर में नहीं था। मजबूरन इन्हें अब इंतजार करना पड़ा था। आप सब छोड़े, इससे उससे एक बार मिल तो आए, मेरा दिल घबरा रहा है। शाजी कमरान का सोचती बुरी तरह परेशान हुई थी। वो पता नहीं वो भी किस पर चला गया है। क्या जरूरत थी डेरे पर लड़कियां बुलाने की और शराब पीने की? सर ने दो दिन जेल में थोड़ी अकल ठिकाने आएगी। चौधरी शफीक सख्त लहजे में बोले थे, अपने बेटी की करतूतों ने इन्हें शर्मिंदा करके रख दिया था। शाजिया इनके सख्ती से बोलने पर खामोश हो गई थी। एक तरफ अरकम था तो दूसरी तरफ कमरान। दोनों ही इनके बेटे थे, वो दोनों के लिए ही परेशान थी। कहाँ है वो? अरकम ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होते साकिब से पूछा था। सर, अभी वो सो रहा है। आपके मारने की वजह से इसका मुंह काफी सूज चुका है। साकिब की बात सुनकर उसके दिल को ठंडक पड़ गई थी। रात को जिस हालत में उसने नजालिए को देखा था, दिल तो कर रहा था वो कमरान का मुंह तोड़ दे, मगर इसने फिर भी उसे बख्श दिया था। मेरा बस चलता तो उसकी जान ले लेता, अरकम बेतासर अंदाज में बोला था। साकिब उसकी बात पर थूक निकल कर रह गया था। सर, सुबह आपके लिए एक पैकेज आया है। साकिब ने उसे एक पार्सल दिया था। क्या है उसमें? उसने पैकेट को फाड़ते हुए पूछा था। पैकेट में से कुछ तस्वीरें निकलती जमीन पर बिखर गई थी। उसकी नजरें इन बिखरी तस्वीरों पर अटक गई थी, जिनमें उसकी और नजालिया की निकाह की धुंधली तस्वीरें मौजूद थी। अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लेना, पैकेट के अंदर काले मार्कर से लिखा गया था। अरकम के माथे पर बल पड़े थे, जबकि चेहरा भी हल्का हल्का सुर्ख पड़ चुका था। ये किसने भेजा है? उसने ऊंची आवाज में पूछा था। तस्वीरें अभी भी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। पता नहीं सर, पुलिस स्टेशन के बाहर कोई रख गया था, एक कांस्टेबल ने डरते डरते बताया था। पता लगवाओ ये किसने भेजा है। वो सद का लहजे में गरगाता लंबे लंबे डग भरता वहां से अपने कैबिन में चला गया था। कमरान से मिलने का ख्याल कब से जहन से निकल चुका था। अब बस उसकी जगह इसकी सोचों का मजगर वो पार्सल भेजने वाला शख्स था। वो अरकम के जाने के बाद कुछ देर लेटी रही थी, फिर बड़ी बेगम के बुलावे पर डरती डरती उठी थी। उसे बड़ी बेगम से शदीद डर लग रहा था, खौफ से दिल भी लहज रहा था। वो खामोशी से हाथ मसलती सीढ़ियां उतरती नीचे आ गई थी। बड़ी बेगम ने सख्त तासुर देखते उसकी जान हवा हुई थी। इधर आओ, उन्होंने उसे अपने सामने बुलाया था। जी बड़ी बेगम, उसने खुश होठ तर करते पूछा। तुम्हें शर्म नहीं आई हवेली में काम करते हुए मेरे बेटे को फंसाने की? बड़ी बेगम की चिंगारती आवाज पर कुछ मुलाजमी रुक कर देखने लगे थे। इनकी धड़कनें धीमी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है अरकम ने तुमसे निकाह कर लिया तो हम तुम्हें कबूल कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर की बहू कभी भी एक मुलाजमा नहीं बन सकती। मैं अपने बेटी की शादी किसी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की से करवाऊंगी, तुम जैसी गवार और नीच जात से नहीं। बड़ी बेगम के लफ्ज तीर की तरह उसके सीने में खुभ गए थे। अम्मा जी, क्या बोल रही हैं आप? इनकी आवाज सुनती निर्मला, जो अपने कमरे से निकली थी, इनके लफ्ज पर साख्त रह गई थी। अपनी माँ के मुंह से ऐसे लफ्ज सुनकर वो हैरत में डूब गई थी। उसकी नजर नजारिया पर गई थी, जो जब्त की इंतहा पर थी। सही बोल रही हूँ मैं। एक तो मैंने इस कम जात को यहाँ काम करने की इजाजत दी, उसने दूसरा मेरे ही घर में डाका डाल दिया। बड़ी बेगम खड़ी होती नजारिया को बाजू से झंझोड़ती हुई बोली थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इनकी बातों से तंग आती चीख कर बोली थी, चटा। उसकी ऊंची आवाज पर बड़ी बेगम ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। अम्मा जी,
अनमरा की आवाज में बेयकीनी थी, जबकि नजालिया गाल पर हाथ रख के जमीन को साख्त नजरों से तकने लगी थी। ये इसी काबिल है। बड़ी बेगम इसके बाजू को छोड़ती हिनकार भरते बोली थी। नजालिया भीगी आंखें लिए तेजी से अपने कमरे में भाग गई थी। अरकम को जब पता चलेगा आपने उसकी बीवी पर हाथ उठाया तो जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। निमरा अफसोस से अपनी माँ को देखती वहां से चली गई थी। इस वक्त हवेली में कोई भी मर्द नहीं था, इसीलिए इसी बात का मौका बड़ी बेगम ने उठाया था। नजालिया कमरे में आते दरवाजा लॉक करती बेड के पास जमीन पर बैठकर अपना चेहरा घुटनों में छुपा गई थी। उसे अपनी माँ के जाने के बाद पता चला था वो इसके लिए कितना गहरा साया थी, जिसने उसे हर मुश्किल से बचा कर रखा था, उस जालिम दुनिया की पहुंच से कहीं दूर रखा था। रोते रोते न जाने कब वो सो गई, उसे खबर ही ना हुई। वो काम निपटाता वहां से जल्दी निकल आया था। उसका इरादा नजालिया को शॉपिंग करवाने का और उससे चंद बातें करने का था। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वाकई वो इसके साथ रहना चाहती है या नहीं। इसी को सोचते वो हवेली पहुंचा था। लॉन्च में बैठी बड़ी बेगम को सलाम करता वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उससे अंदर से लॉक पाकर उसके माथे पर बल पड़े थे। नजालिया दरवाजा खोलो, उसने दरवाजे पर नॉक करते आहिस्ता आवाज में कहा था ताकि आवाज नीचे ना जा सके। उसके कोई जवाब ना देने पर उसने मुलाजिमा को बुलाते उससे कमरे के लॉक की एक्स्ट्रा की मंगवाई थी। दरवाजा खोल के उसने अंधेरे कमरे को देखते लाइट बढ़ते स्विच ऑन किया था। लाइट जलते ही उसकी नजर बेसाख नजालिया पर गई थी। उसे घुटनों में साथ दिए जमीन पर बैठे देखकर उसकी परेशानी पर तिवरें चढ़ गई थी। नजालिया, अरकम ने नजालिया पर झुकते उसको कंधे से हिलाया न था। नजालिया ने उसकी आवाज पर नींद से भरी आंखों से अपना चेहरा उठाते उसकी जानिब नासमझी से देखा था। उसकी ग्रे सुर्ख डोरे से सजी आंखें देखकर अरकम ताबिशाह साख्त व जामद हो गया था। नजालिया ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी करते उसकी जानिब नासमझी से देखा था। अरकम की नजर उसकी आंखों से हटती चेहरे पर गई थी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान देखकर उसने नजालिया की थोड़ी जगरते उसका चेहरा ऊपर उठाते बतू देखा था। ये किसने किया है? उसने सख्त आवाज में अंगूठे से उसके गाल को हल्के से छूते पूछा था। नजालिया के मुंह से सिसकी निकलती सुनकर उसकी पेशानी पर लकीरें मजीद गहरी हुई थी। उसके जद चेहरे पर लाल उंगलियों के निशान साफ वाजे थे। बड़ी बेगम ने नजालिया ने खुश्क हलक तर करते कांपती आवाज में जवाब दिया था, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, हमें शॉपिंग पर जाना है। वो उसको बोलता गुस्से से मुठ्ठियां भेजता लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। अम्मा जी, आपने नजालिया पर हाथ क्यों उठाया? वो सीढ़ियां उतरता अपने गुस्से को रोकता साथ लहजे में पूछ रहा था। बीवी को आए एक दिन नहीं हुआ और तुम मुझसे लड़ने चले आए हो अरकम? फिर भर दिए उसने कान तुम्हारे। इस नीच जात से मुझे यही उम्मीद थी। बड़ी बेगम की बात ने उसे मजीद ताश दिलाया था। अब्तसम जो यूनिवर्सिटी से वापस लौटा था बड़ी बेगम को और अरकम को देखता रुक गया था। वो मेरी बीवी है, वो गुस्से से धाड़ा था। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ अम्मा जी, आप अपनी बातों से मुझे बदगुमान मत करें। और नजालिया ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके गाल पर मौजूद आपके हाथ के निशान ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो जो भी थी जैसी भी थी, लेकिन अब वो अरकम ताबिशाह की बीवी है। वो अब कोई मामूली मुलाजमा नहीं है और ना ही उसे दोबारा नीच जात या किसी और लफ्ज से बुलाने की कोशिश कीजिएगा। वो इनका लिहाज करता सख्त लहजे में इनकी आंखों में देखता बोला था। बड़ी बेगम नजालिया से मजीद बदगुमान हो गई थी। अरकम, मत भूलो तुम किससे बात कर रहे हो। बड़ी बेगम भी गुस्से से बोली थी, जो हक व सच बात है मैंने से वो ही की है अम्मा जी। मैं नजालिया के साथ इस हवेली में कोई जुल्म नहीं होने दूंगा, ये बात याद रखें। वो स्पॉट लहजे में बोलता अब्तसम पर एक सरसरी नजर डालता वापस ऊपर चला गया था।
पता नहीं क्या जादू कर दिया उस कमबख्त ने, जो मेरी बात भी नहीं सुन रहा बल्कि मुझसे लड़ने चला आया। बड़ी बेगम को खुद से बात करते देखकर अतसम ने आंखें घुमाई थी। उसे इन दोनों की बातों से अंदाजा हो गया था किसका क्या कसूर है। वो खामोशी से बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला आया था। नजारिया के फ्रेश होते ही बाल बनाते उसने अपनी काली शाल निकाल कर उसे दी थी, जो वो खामोशी से पकड़ती अपने कंधों पर फैला चुकी थी। वो खुद भी चेंज करता सलवार कमीज पहन चुका था। मेरा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को, वो लब काटती धीमी आवाज में बोली थी। अरकम ने बतूर उसका चेहरा देखा था, फिर आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ता वो उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला चुका था। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरकम के मजबूत लहजे में बोलने पर उसे धारस मिली थी। बाबा बड़ी बेगम, उसने अपना डर जाहिर किया था, कुछ नहीं कहेंगी वो। नजालिया को तसल्ली देते उसे कंधों से थाम कर कमरे से लेकर निकल गया था। नीचे उतरते बड़ी बेगम की नजरें महसूस करके भी वो नहीं रुका था, जबकि नजालिया डर कर मजीद इसमें छुपने लगी थी। अरकम उसके कंधों पर गिरफ्त मजबूत करता उसे खामोशी से वहां से ले गया था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरकम ने उसे फ्रंट सीट में बिठाकर उसकी सीट बेल्ट बंद करते ड्राइविंग सीट संभालते कहा था। जी। नजालिया ने अपनी घनी पलकियों की झालर उठाते उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा था। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अलहदगी चाहती हो? उसने साफ गोही से पूछा था। नजालिया की आंखों में खौफ के साए लहराए थे। वो इसे अलहदगी हासिल करके कहाँ जाना चाहेगी, जहाँ कोई उसे पूछने वाला भी ना हो। मैं अलहदगी नहीं चाहती। उसने नफी में सारे हिलाते उंगली से अपनी शर्ट पर बने बटनों डिजाइन को ट्रेसना शुरू किया। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, सोच समझ कर जवाब दो। अरकम ने संजीदगी से उसे कहा था। वो नहीं चाहता था वो जल्दबाजी में कोई फैसला ले वो और बाद में पछताए। मैंने सोच कर ही जवाब दिया है। वो अरकम के चेहरे पर नजरें जमाकर संजीदगी से बोली थी। ओके, मुझे उम्मीद है तुम पछताओगी नहीं। अगर तुम ये रिश्ता निभाना चाहती हो तो इसके कुछ तकाजे हैं जो तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। रिजल्ट आने के बाद तुम अपनी स्टडी जारी रख सकती हो। अरकम ने इसकी जानिब देखते कहा था। वो लब काटती सर हिला गई थी। अब क्या कर सकती थी मुकाबले की बात मानने के अलावा, और वो चाह भी नहीं था। मुझे मंजूर है, नरमी से जवाब दिया गया था। वो सर हिलाता इत्तेफाक से उसका गोद में धरा हाथ थाम चुका था। नजारिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था, मगर उसके स्पार्ट चेहरे पर नजर पड़ती वो नजरें झुका गई थी। अरकम ने उसे हर तरह के कपड़े खरीद कर दिए थे, जिनमें आम कपड़े, फैंसी और कुछ पार्टी डिजाइन थे। वो पहली बार इतने बड़े मॉल को देखती डरकर अरकम का बाजू को जोर से थामे रखी थी। अरकम उसका डर समझते उसके कंधे के गिर्द हाथ बांध किया था। उसे शॉपिंग करवाता, वो एक रेस्टोरेंट से खाना खिलवाता घर ले आया था। अरकम के साथ वक्त गुजार कर नजारिया का मूड काफी बेहतर हो गया था। इतने दिनों बाद खुली फिजा में घूमने पर भी उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ा था। इसके खुले चेहरे को देखकर अरकम को भी थोड़ा सुकून मिला था, वरना उसके हवाले से वो अपनी लापरवाही सोचकर वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहा था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। फ्रेश होकर वो निमरा से मिलने उसके कमरे में धड़ल्ले से चले आया था। निमरा ने उसकी जानिब देखे बिना उसके हाथों की तरफ देखा, जिसमें एक पैकेट था। देखो कि नहीं। निमरा के पैकेट पकड़ कर रखने पर वो संजीदगी से पूछ रहा था। निमरा का जी इसकी बात पर घबरा था। उसका क्या बंद था, कब क्या कर जाए। मैं देखने लगी हूँ। वो बेड पर बैठकर उसे खोलने लगी थी। अरतसम उसके साथ बेड पर बैठ गया था। उसकी हरकतें देखती वो खिसक कर दूर हुई थी, मगर अरतसम ने उसे कमर से थाम कर अपनी जानिब खींच लिया था। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। तन्हाई संजीदगी से उसके कान के करीब झुककर अरतसम ने कहा था। निमरा इसकी बात पर लब दबा गई थी। पैकेट में सुर्ख कांच की चूड़ियां निकली थी, जिन्हें देखते उसके दिल धड़क उठा था। उसने कई सालों से चूड़ियां
पहनना छोड़ दी थी, बल्कि यूं कहा जाए उसने बेवकी की चादर ओढ़ने के बाद सजना संवरना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। इन्हें पहनोगी नहीं? निम्रा को चूड़ियां साइड पर रखते देखकर उसने निम्रा का चेहरा थाम कर अपनी जानिब किया था। निम्रा उसकी हरकत पर नजरें झुका गई थी। वो उसे क्या कहती, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं ये नहीं पहन सकती, उसने हिम्मत करती जवाब दिया था। क्यों? उसने निम्रा के गाल को नरमी से सहलाते पूछा था। मेरा दिल नहीं कर रहा, वो नजर चुराती बोली थी। अतसम ने उसे चंद पल देखा था, फिर इसकी तरफ झुकती उसने चूड़ियां उठाते जबरदस्ती उसके हाथ थाम कर सुस्त चूड़ियां उसकी नरम कलाइयों में पहना दी थी। इसकी चूड़ियों से सजे हाथ देखकर वो मुस्कुराता सा हो गया था। आप लग रही हो ना मेरी नई नवेली दुल्हन, वो उसके हाथों पर भूसा देता मुखरित लहजे में बोला था। निम्रा उसके बदलते लहजे को महसूस करती उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी थी। माँ जी की चाय का वक्त हो गया है, वो इंतजार कर रही होगी, वो उठते हुए बोली थी। पहले एक पप्पी दो, फिर जाने दूंगा। अपनी दाएं गाल की तरफ इशारा करते उसने निम्रा को हाथों से अपनी जानिब खींचा था। वो किसी कटी डाल की तरह उसके सीने से आ लगी थी। अतसम प्लीज छोड़ दो, वो उसकी डिमांड सुनती सपटा गई थी। नहीं, जब तक मुझे किस नहीं करोगी नहीं जाने दूंगा। उसकी जिद पर हार मानती वो मजबूरन उसकी जानिब झुकती, इसके गाल पर अपने नरम पंखड़ी जैसे लब रखती, उस पर अपना लम्स छोड़ गई थी। थैंक यू जान। वो इसका चेहरा थाम कर उसके होठों पर शिद्दत भरी जुसारत करता बोला था। निम्रा बुरी तरह घबराती उसके आजाद करने पर सुर्ख चेहरा लिए बाहर भागी थी। निम्रा, ये सुर्ख चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? वो जो बड़ी बेगम के लिए चाय बनाकर लाई थी, उनके सवाल पर डर गई थी। वो मेरा दिल कर रहा था अम्मा जी, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अच्छी लग रही है, अब संजा सब्र करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। वो अपनी बेटी की सजी कलाइयों को देखती खुश हो गई थी। तभी बोली थी। निम्रा इनके जवाब पर सुकून को सांस खारिज करती सर हिला गई थी, वरना अतसम ने आज उसे बुरी तरह फंसा दिया था। उसके ख्याल से ही न जाने क्यों धड़कने बढ़ सी गई थी। वो अपने ख्यालों को झटकती बड़ी बेगम के साथ कुछ देर बैठ गई थी, मगर अतसम के ख्याल बुरी तरह उसकी सोचों को चमट चुके थे। सुबह उठते ही अपने साथ ही अर्कम ने नजालिया को भी उठा दिया था। अब तुम मेरी बीवी हो तो निम्रा आपी को मेरा नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं, अब से तुम मेरा नाश्ता बनाया करोगी। अर्कम ने नमाज पढ़कर वापस आते उसे गहरी नजरों से देखती कहा था, जो हल्के गुलाबी रंग की लॉन्ग शर्ट और तंग पजामे में अपने बालों को समेटती उसकी नजरों से बुरी तरह नर्वस हो रही थी। जी ठीक है, उसने नजरें झुकाते जवाब दिया था। उसके इतने मुअद्दब अंदाज को देखकर अरकम के माथे पर बल पड़े थे। उसे वो ही नजालिया पसंद थी जो डट कर उसे जवाब देती थी। मुझसे डरती हो? उसके करीब जाते अरकम ने संजीदगी से पूछा था। जी नहीं, वो अपने सफेद दुपट्टे को उंगली पर लपेटते बोली थी। अरकम ने उसकी थोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखते उसका चेहरा ऊपर उठाया था। मुझे तुम्हारा ये डरपोक अंदाज बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। उसके लहजे में नापसंदगी थी। नजालिया उसकी आंखों में देखती उसमें गुम हुई थी। मुझे डर लगता है कहीं आप मेरी किसी बात पर बुरा मानते मुझे घर से ना निकाल दें। उसने अपना खासा जाहिर किया था। ये तुम्हारा घर है नजालिया, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ अपनी बीवी को बेघर कर दूँ। अरकम संजीदगी से बोला था। इसकी बातें नजालिया का दिल धड़का गई थी। वो चट्टानों की तरह सख्त नजर आने वाला शख्स अपने अंदर कई जज्बात छुपा के रखे हुए था। आप बहुत अच्छे हैं। उसका हाथ थामते नजालिया ने उसकी हथेली पर अपने लब रखे थे। वो अपनी हरकत से अरकम को हैरान कर गई थी। उसके नाजुक लबों का लम्स महसूस करते उसकी दिल की धड़कन एक पल को बढ़ गई थी। इतनी बड़ी गलतफहमी। लोग कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ। हैरत है तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ। अरकम ने उसकी दिलनशीन आंखों में देखते तंजिया मुस्कुराते कहा था। लोगों का यही काम है, हम उनकी जबानें बंद नहीं कर सकते।
वो कंधे उचकाकर बोलती, अरकम को तन्हाई क्यूट लगी थी। आपने मुझे बातों में लगा लिया है। मैं नाश्ता कब तैयार करूंगी? उफ, मेरी वजह से आप लेट हो जाएंगे। वो घड़ी पर नजर पड़ते ही बुरी तरह घबराई थी। नजालिया को वापस अपनी जून में लौटते देखकर वो भी धीरे से मुस्कुरा उठा था। मेरे साथ आज लंच डेट पर चलोगी? महताई अम्मा जान से पूछ चुका हूँ, उन्हें कोई इतराज नहीं। वो नाश्ता बनाती निम्रा के सर पर सवार होता बम फाड़ रहा था। तुमने क्या कहा अम्मा जी से? निम्रा ने आंखें फैलाते पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को डेट पर ले जाने की इजाजत ली है। वो कंधे उचकाता बोला था। अर्थसम, तुमने क्या कहा है? वो बुरी तरह सहम गई थी। कुछ नहीं जान, बस इनसे तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने की परमिशन ली है। दोपहर में तैयार रहना। वो आंख दबाकर बोला था। निम्रा ने उसे खशमगीन नजरों से देखते चूल्हे की तरफ ध्यान किया था जिस पर चाय उबल रही थी। उसके नाराज चेहरे को देखते अर्थसम ने उसे पीछे से अपने हारस में लिया था। अर्थसम, छोड़ो, कोई आ जाएगा। वो घबरा कर बोली थी। इसकी बेबाकी पर रुखसार सुर्ख होने लगे थे। मैं किसी से नहीं डरता, वो अकड़ कर बोला था जब किसी के गला खिंगारने पर बैठ कर पीछे हटा था। नजालिया को देखते निम्रा का रंग उफक हुआ था, जबकि अर्थसम शर्मिंदा सा बालों में हाथ फेरने लगा था। मैं अरकम के लिए नाश्ता बनाने आई थी। वो इन दोनों से नजरें चुराती बोली थी। इन दोनों को साथ देखकर उसे शदीद हैरत हुई थी। उसने 2 या 3 बार अर्थसम को देखा था और निम्रा के बारे में भी वो जानती थी उसका निकाह होने वाला है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है नजालिया, निम्रा ने कांपती आवाज में कहा था। उसे अर्थसम पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। आप ही, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बस अरकम का नाश्ता बनाने आई हूँ, वो लेट हो जाएंगे। नजालिया ने निम्रा की तरफ देखते कहा था। वो उसे दूसरों के मामलों में बोलने का कोई शौक नहीं था। थैंक यू भाभी। अब की बार अर्थसम मशकूर लहजे में बोला था। सांस तो उसकी भी सूख गए थे। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो सब घर वालों को बताने वाला था। नजालिया जवाबन सर हिलाती निम्रा की जगह देने पर अरकम का नाश्ता बनाने लगी थी। अर्थसम एक हाथ से अपना कान पकड़ता निम्रा की तरफ देखता सॉरी का लफ्ज दबाता बाहर निकल गया था। निम्रा सर झटकती बाकियों का नाश्ता देखने लगी थी। मुलाजमीन बाकी सारे काम कर देते थे मगर खाना बनाने का काम निम्रा ही ज्यादातर करती थी। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे जब नजालिया ने अरकम के आगे नाश्ता रखा था। अरकम के इशारा करने पर वो फौरन उसके साथ बैठ गई थी। नजालिया की तरफ देखते बड़ी बेगम ने नागवारियत से अपना चेहरा फेर लिया था। मुझे कल रात सरफराज का फोन आया था, वो वापस आ रहा है जीनत के साथ। दावर शाह की बात सुनकर अरकम के नाश्ता करते हाथ सख्त हुए थे। पहले अर्थसम अब सरफराज शाह का सुनकर वो लब भेज दिया था। इनके कमरे साफ करवा दो, वो कल की फ्लाइट से आ रहे हैं। दावर शाह ने बड़ी बेगम से कहा था। अच्छा बाबा, मैं करवा दूंगी। बड़ी बेगम ने सर हिलाया था। डैड ने मुझे बताया नहीं वो लोग आ रहे हैं? अर्थसम ने हैरत से पूछा था। उसने मुझे बता दिया था, मैंने कहा था तुम्हें ना बताए, मैं खुद सबको बता दूंगा। दावर शाह की बात पर उसने सर हिलाया था। मैं कुछ दिनों तक शहर शिफ्ट हो जाऊंगा। अरकम ने सबके खामोश होने पर अचानक कहा था। सबका ध्यान उसकी तरफ गया था। जब हवेली मौजूद है तो शहर शिफ्ट होने का क्या जवाब बनता है? दावर शाह ने रोबदार लहजे में पूछा था। इस घर की दीवारें मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुद पर तंग होती नजर आ रही हैं दादा जान। मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। वो सब लोग उसकी बात समझ गए थे। अतसम इसकी जानिब माथे पर बल डाले देख रहा था। दावर शाह और बड़ी बेगम उसकी बात पर हैरान थे। पागल मत बनो अरकम, कोई कहीं नहीं जा रहा और ये मेरा हुक्म है। दावर शाह सख्त लहजे में बोले थे। मैं इस बारे में आपको सोचकर बताऊंगा। वो नाश्ता मुकम्मल करता खड़ा हुआ था। नजालिया भी नाश्ता छोड़ती खड़ी हो गई थी। तुमने नाश्ता कर लिया? उसने नरम लहजे में पूछा था। उसका एकदम बदलता रवैया सबको हैरान कर गया था। जी, उसने सर हिलाते जवाब दिया था। अरकम उसके जवाब पर हंकार भरता वहां से बाहर निकल आया था। रुके, 1 मिनट। उसे जाते देखकर अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ते उसने 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़कर उसके ऊपर फूंकी थी। अरकम ने हैरत से उसे देखा था। खुदा हाफिज।
وہ ہلکی ہلکی مسکان کے ساتھ ارکم کی جانب دیکھتی بولی تھی۔ ارکم کا موڈ اس کے انداز پر خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ سر ہلاتا، منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکل گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ہر حال میں ارکم کو خوش رکھے گی اور اس کا ہر کہا مانے گی، لیکن ہار نہیں مانے گی، نہ ہی اب کسی سے ڈرے گی۔ سر جی، چودھری کمران کی بیل کروانے اس کا وکیل آیا ہے، ثاقب نے اسے بتایا تھا۔ اچھا، میں آخری بار ذرا اس سے مل لوں، تم ذرا تب تک وکیل کو سنبھال لو۔ ارکم کے کہنے پر ثاقب سلوٹ کرتا باہر چلا گیا تھا۔ ارکم اپنے بازو کے کف فولڈ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکلنے دے، تجھ سے ایک چیز کا بدلہ لوں گا۔ کمران ارکم کو دیکھتا غصے سے بولا۔ ارکم اس کی بات پہ ہنسنے لگا تھا۔ تمہاری یہ کھوکھلی دھمکیاں مجھے ڈرانے والی نہیں ہیں۔ وہ کمران کے قریب آتا اس کے کالر کو دبوچ چکا تھا۔ ایک بات میری دھیان سے سن لو، دوبارہ میری بیوی کے بارے میں کوئی غلط خیال بھی ذہن میں لائے تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور ایسا کرنے سے مجھے تیرا باپ بھی نہیں روک پائے گا۔ اس کے سخت لہجے میں غرغانے پر کمران ایک پل کو ڈر گیا تھا۔ اس کے چہرے کے زخم ابھی بھی تازہ تھے، تبھی اس نے اپنا منہ بند رکھنے کا ہی سوچا تھا۔ سر جی، بیل ہو گئی ہے اس کی، کانسٹیبل نے ارکم کو بتایا تھا۔ لے جاؤ اس گندی نالی کے کیڑے کو، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ ارکم کے کہنے پر کانسٹیبل تیزی سے کمران کو بازو سے اٹھاتا وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ زبردستی نمرا کو تیار کروا کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے اسے لنچ کروانے، پھر تھوڑی شاپنگ کروانے اور بعد میں لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا۔ داور شاہ کے ساتھ بھی آج کل وہ بزنس کو سیکھ رہا تھا۔ آج مشکل اس سے جان خلاصی کروا کر آیا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے نمرا کا ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ نمرا کا نروہٹا انداز دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے جذبات ظاہر کر رہی ہے۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اس نے نروٹے پن سے کہا۔ اچھا سوری نا یار، اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا بول رہا تھا۔ تم گھر میں کب سب کو نکاح کا بتاؤ گے؟ اس کے جواب پر نمرا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بڑی بیگم کو نکاح کی تیاریاں کرتے دیکھ کر اس کا دل بند ہوتا تھا۔ مام ڈیڈ کل آ جائیں، پھر ان سے بات کروں گا، ڈونٹ ویری۔ اس نے نمرا کو تسلی دی تھی۔ نمرا اس کی بات پر سر ہلا گئی تھی۔ خاموشی سے لنچ کرتے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے تھے جب کچھ لڑکوں نے نمرا کو دیکھتے سیٹی بجائی تھی۔ ارتسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ارتسم! نمرا اس کا غصہ دیکھتی بے ساخت اسے پکار اٹھی تھی۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتا تیزی سے ان لڑکوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے ان تینوں کو بری طرح پیٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ سب دیکھتے پولیس کو کال کر دی تھی۔ نمرا تو ڈر کر کانپ رہی تھی۔ ارتسم کی جذباتیت اور غصہ دیکھ کر وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، جب سے آنکھوں سے صاف مادہ نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ لڑائی میں وہ لوگ کچھ چیزوں کا بھی نقصان کر چکے تھے۔ پولیس ارتسم کو گرفتار کرنے لگی تھی جب نمرا اپنے ستے کی کیفیت سے نکلتی ان کی جانب بڑھی تھی۔ ارتسم! اٹس اوکے جان، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ارتسم نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ نمرا اس کے جواب پر لب بھیج گئی تھی۔ ایک منٹ، میرا بھائی ایس پی ہے، میں انہیں کال کر رہی ہوں۔ ارتسم کے پھٹے ہونٹ اور زخمی گال کو دیکھتے وہ کانپتی آواز میں پولیس والے سے بولی تھی۔ بی بی جس کو بلانا ہے جلدی بلاؤ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پولیس والے کے بولنے پر ارتسم نے اسے گھوری سے نوازا تھا، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ البتہ وہ پریشان سی ارکم کو کال کر کے تھوڑی بہت بات روتے ہوئے بتا چکی تھی۔ خوش قسمتی سے ارکم اسی علاقے میں راؤنڈ پر تھا۔ وہ نمرا کی کال پر فوراً وہاں چلا آیا تھا۔ ارکم، انہیں کہو پلیز ارتسم کو چھوڑ دیں۔ ارکم کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ارتسم نے لب بھیج کر ارد گرد موجود نقصان اور پھر ارتسم کو دیکھا تھا۔ وہ تینوں لڑکے ابھی بھی وہاں موجود تھے اور ارتسم کے خلاف رپورٹ کروانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس نے نمرا سے پوچھا تھا۔ مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی تھی، نمرا نے اپنے بھیگے گال صاف کرتے جواب دیا تھا۔ ارکم نے اپنی مٹھیاں بھیجتے سر ہلایا تھا۔ سر! کانسٹیبل نے ارکم کو دیکھتی سلوٹ کیا تھا۔ اسے چھوڑ دو، ان تینوں کو گرفتار کرو، آج میں انہیں بتاؤں گا سیٹی کیسے بجاتے ہیں۔ ارکم ان تینوں کو گھورتے بولا تھا جو بری طرح ڈر گئے تھے۔ سوری سر، اب ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، وہ لوگ ڈر کر بولے تھے۔
दफा हो जाओ, इससे पहले तुम लोगों को हवालात की सैर करवा दूं। इसकी बात पर वो लोग भाग गए थे। सर जी, नुकसान कौन पूरा करेगा? कांस्टेबल ने डरते डरते पूछा था। ये लो, जितना नुकसान हुआ है इसमें से चुका दो। उसने 5-5 हजार के कई नोट निकालकर उसके हाथ में थमाए थे। निम्रा आपी, अब आप लोग वापस चले जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अरकम के बोलने पर निम्रा अर्थसम के साथ वहां से चली गई थी। ये कौन था सर? कांस्टेबल ने एक और सवाल पूछा। मेरा छोटा भाई था। वो बिना सोचे समझे बोल गया था, फिर फौरन ही समझते लब भेज गया था। वो जाहिर नहीं करता था, लेकिन अतसम की फिक्र उसे भी थी। बिल्कुल सबकी ही फिक्र उसे थी, बस इसने जाहिर करना नहीं सीखा था। हाँ कमरान, ये आखिरी बार है। अब तुमने कोई गलत हरकत करके मेरा साथ झुकाया तो कभी भी तुम्हारी बेल नहीं करवाऊंगा। चौधरी शफीक सख्त लहजे में बोले थे। बाबा, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्या पता वहाँ असला और शराब कैसे पहुंची। वो झुंझलाकर बोला था। इन सब चीजों की खबर मैं लगा लूंगा। ये बताओ, तुम्हें किसी लड़की को इसके घर से उठवाते शर्म नहीं आई? सारे गांव के सामने मेरे सर में तुमने खाक डाल कर रख दी है। तुमसे बेहतर तो अकरम है, जो कम से कम माँ बाप के ना होने के बावजूद भी कामयाब है। चौधरी शफीक के अकरम के जिक्र करने पर कमरान को शदीद तैश आया था। शफीक, मैं उसे समझा दूंगी, अभी तो जेल से आया है, उसे आराम करने दे। शाजिया ने कमरान का सुख पड़ता चेहरा देखकर कहा था। हाँ, बिगाड़ो अपने इस नवाबजादे को, ताकि दोबारा किसी लड़की को उठवाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे। इस जैसन को कुछ दिन और जेल में सड़ने रहने देना चाहिए था, ताकि थोड़ी अक्ल आती। चौधरी शफीक की बातों पर कमरान को भी शर्मिंदगी हुई थी, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया था। ये देख लो मेरे जुड़े हाथ, और सुधार लो खुद को। मैं सारी जिंदगी तुम्हें बचाने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। चौधरी शफीक के जुड़े हाथ और बात सुनकर वो तड़प ही उठा था। बाबा, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। वो उनके हाथ पे साख थाम कर बोला था। चौधरी शफीक अपने हाथ छुड़वाते नफी में सर हिलाते चले गए थे, जैसे अब इस पर यकीन ना रहा हो। वो अपने खास आदमी से पता लगवा रहे थे इनके डेरे पर वो चीजें कैसे पहुंची। इन्हें रकम पर शक था कि वो जानबूझकर इन्हें तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था। वो सारे दिन का थका हारा रात को काफी लेट कर लौटा था। सिर्फ नजालिया का ख्याल करते वो वापस आया था, वरना उसका इरादा आज शहर ही रुकने का था। हवेली में दाखिल होती उसकी नजर बैसाख लॉन्ज में सोफे पर बैठी हुई नजालिया पर गई थी, जो सोफे की पुश्त टेक लगाए शायद इंतजार करते हुए सो गई थी। आज तक कभी किसी ने उसका इंतजाम नहीं किया था। उसे खुशगवार हैरत हुई थी। उसके करीब जाते अरकम ने झुककर उसके चेहरे को बतूर देखा था। उसके हसीन नैन नक्श को देखते अरकम की नजरें उसके होंठों पर ठहर गई थी। उसका दिल शिद्दत से इन्हें छूने को कर रहा था। अपने दिल की आवाज सुनते उसने धीरे से मुकाबले के गुलाबी होंठों को उंगली की पोरों से धीरे से छुआ था। उसके होंठों की नरमाहट महसूस करके उसका दिल इन्हें अपने होंठों से छू कर महसूस करने का किया था। नजालिया के कसमसाने पर वो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता पीछे हट गया था। आप आ गए? उसने अपनी नींद से भरी आंखें मसलते हुए नरम आवाज में पूछा था। तुम्हें किसने कहा था मेरा इंतजार करो? अरकम ने उसकी नींद से भरी गुलाबी होती आंखों को देखते पूछा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था आपके बगैर खाना खाने को, वो मुंह बनाकर बोली थी। क्यों नहीं खाया? अरकम ने हैरत से सवाल किया। वैसे भी अम्मी कहती थी अच्छी बीवियां अपने शौहर के साथ खाना खाती हैं। उसने सोफे से खड़े होते जैसे उसे पति की बात बताई थी। सफेद दुपट्टा कंधों पर लापरवाही से झूल रहा था। चंद आवारा लटे उसके चेहरे के गिर्द पर्दा किए हुए थी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, खाना कमरे में ही ले आओ। वो उसकी बात पर अपनी बेसाख मर्द आने वाली मुस्कुराहट को छुपाकर बोला था। चले ठीक है, आप जाएं। वो सर हिलाकर बोलती किचन की तरफ बढ़ गई थी। अरकम खामोशी से फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर उसने ब्राउन रंग की शलवार कमीज पहन ली थी। नजालिया उसके लिए कमरे में खाना ले आई थी। मेज पर खाना रखते हुए अरकम को प्लेट में खाना डालकर देने लगी थी। बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। अरकम ने उसको खड़ा देखते उसकी कलाई जकड़ते अपनी जानिब खींचा था। वो लखड़ाती हुई सीधी उस पर गिरी थी। सफेद गालों पर हया की लाली बेसाख बिखर गई थी। सॉरी।
वो हड़बड़ाकर उठती थोड़ा फासले पर बैठ गई थी। दिल की धड़कनें कानों में धूल की तरह बजती सुनाई दे रही थी। मुंह खोलो। अर्कम ने उसे वैसे ही बैठे देखकर सर झटकते रोटी का निवाला बनाकर उसकी जानिब बढ़ाते संजीदगी से कहा था, मैं खुद खा लूंगी। वो लब काटती बोली थी मगर अकरम की घुरी पर फौरन खा लूंगी। वो लब काटती बोली थी मगर अकरम की घुरी पर फौरन मुंह खोल गई थी। अकरम ने उसे अपने हाथ से सारा खाना खिलाया था। एक निवाला वो खुद खा रहा था और दूसरा नजालिया को खिला रहा था। आइंदा के बाद मेरा इंतजार करने की बजाय टाइम से खाना खा लिया करना। अरकम ने खाना खाने के बाद संजीदगी से उसे कहा था। नजालिया ने आंखें घुमाते एक कान से सुनकर दूसरे कान से इसकी बात बाहर निकाल दी थी। जैसा आपका हुक्म अरकम। वो सर को खम देती गदा से बोलती खाने के बर्तन समेटती वहां से चली गई थी, जबकि अरकम उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया था। वो लड़की जब से आई थी बस उसे हैरान ही करती जा रही थी। चुनांचा आज सरफराज शाह और उसकी बीवी जीनत शाह ने पाकिस्तान आना था, तभी वो सुबह जल्दी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया था। नजालिया नाश्ता बनाकर रूम में ही ले आओ, मैंने आज जल्दी जाना है। वो उजलत में बोलता तैयार होने लगा था। नजालिया उसके लिए तेजी से नाश्ता बनाती रूम में ले आई थी। क्या मैं आज अम्मी की कब्र पर जा सकती हूँ? नजालिया ने उसे नाश्ता करते देखकर लब काटते हुए पूछा था। हाँ चली जाना, मैं किसी को बोल दूंगा या इंतजार कर लेना, शाम को मैं खुद ही ले जाऊंगा। वो नजालिया की जानिब देखता बोला था। उसकी नजर नजालिया के गुलाबी होठों पर ठहसी गई थी। गला खुश्क होता महसूस हो रहा था। वो अपनी नजरें मोड़ता पानी का गिलास उठाकर होठों से लगा गया था। मैं किसी के साथ चली जाऊंगी, आपने शाम को खुद थके होना है। ओसियानों की तरह बोल रही थी। नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा, किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं। और अगर अम्मा जी कुछ कहे तो दरगुजर करना। वो दिल की बुरी नहीं, बस मेरे अचानक बिना बताए शादी करने पर नाराज है। वो नाश्ता करता हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ था। मैं वैसे भी किसी को कुछ नहीं कहती। वो इसकी बातों पर बुरा मानते हुए बोली थी। अरकम ने अपनी गन हॉस्टल में लगाते उसे गहरी नजरों से देखता स्किन कलर के सूट में बालों को ढीले से जूड़े में मुकीद किए उसका नाजुक सरापा धमक रहा था। अच्छा, अरकम ने मसनूई हैरत का मुजाहरा करते उससे हुए कहा था। नजालिया ने उसे घूर कर देखा था। अरकम अपनी मुस्कुराहट छुपाता उसके करीब आया था। उसकी थोड़ी के नीचे उंगलियां अटकाते उसका चेहरा ऊंचे करते अरकम ने उसकी आंखों में बदूर देखा था। अपना ख्याल रखना, वो गंभीर लहजे में बोलता। उसके होठों पर झुककर हल्के से इन्हें छू गया था। उसकी हरकत पर नजालिया की धड़कनें एक पल को रुक गई थी, जबकि आंखें बेयकीनी से फैल गई थी। अरकम उसके नरम होठों को छूने के बाद खुद को रोक नहीं पाया था। तभी उसकी गर्दन में हाथ डाले उसने शिद्दत से उसकी सांसें खुद में कैद कर ली थी। नजालिया सुर्ख चेहरे के साथ अपनी शर्ट को मुट्ठियों में भेजी आंखें मीच गई थी। अब मेरा दिन यकीनन अच्छा गुजरेगा। वो इसके भीगे होंठों को अपने अंगूठे से सहलाता बोला था। उसके सुर्ख नारी चेहरे और बिगड़े तनस्सुफ को देखकर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर गई थी। नजालिया उसकी बात पर गर्दन तक सुर्ख होती रुख फेर गई थी। अरकम मुस्कुराता हुआ अपना मोबाइल उठाता मसरूर सा वहां से निकल गया था। वो कल से ही अतसम से नाराज थी। अतसम उसे कई बार मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो थी कि उसकी कोई बात सुनने को ही तैयार ना थी। आज उसके माँ बाप ने भी आना था, इसकी वजह से वो घर ही था। निम्रा उससे छुपती फिर रही थी, जिसकी वजह से वो सख्त झुंझलाया हुआ था। दोपहर होती वो अपने माँ बाप को एयरपोर्ट से लेने के लिए चला गया था। वेलकम टू पाकिस्तान मॉम एंड डैड, उसने सरफराज और जीनत शाह से गले मिलते कहा था। वो दोनों भी इतने महीनों बाद अपने बेटे से मिलकर खुल उठे थे। कैसी रही फ्लाइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? उसने ड्राइविंग सीट संभालते पूछा था। नहीं मेरी जान, सब ठीक रहा था। सरफराज शाह को बाहर की जानिब देखकर जीनत शाह ने जवाब दिया था, जिस पर अतसम सर हिला गया था। सरफराज शाह इतने सालों बाद वापस अपने मुल्क में आकर अजीब सा महसूस कर रहे
تھے। ارقم کا خیال ذہن میں آتے ہی ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر بڑی بیگم اور داور شاہ نے ان کا پرطاق استقبال کیا تھا۔ نزالیہ اور نمرہ بھی ان سے ملی تھی۔ بڑی بیگم ویسے تو نزالیہ سے بات نہیں کر رہی تھی، مگر وہ نمرہ کے ساتھ سارے کام کروا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ زینت شاہ نے مسکرا کر نزالیہ سے ملنے کے بعد اسے نمرہ کے ساتھ کچن کی طرف جاتے دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ تو سرفراز شاہ بھی جاننا چاہتے تھے۔ ارقم کی بیوی ہے نزالیہ، بڑی بیگم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ارقم نے شادی کب کی؟ سرفراز شاہ نے حیرانگی سے داور شاہ کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ اس نے بس نکاح کیا ہے، وہ بھی ہم سب سے چھپ کر، بڑی بیگم نالا سی بولی تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ارقم نے نزالیہ سے ہمیں بنا بتائے نکاح کر لیا تھا۔ ہم نے ابھی تک اس کی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، بس کچھ دنوں تک ان دونوں کا ریسپشن ہوگا، پھر ہی سب کو پتہ چلے گا۔ داور شاہ نے زلیخا بیگم کی بات کو سنبھالتے ہوئے انہیں بتایا تھا۔ لڑکی تو ماشاءاللہ کافی اچھی اور سلجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ زینت شاہ نے نزالیہ کی بے ساکھ تعریف کی تھی۔ بڑی بیگم نے نخست سے انکار بھرا تھا۔ ارقم کہاں ہے؟ سرفراز شاہ نے نزالیہ کو آتے دیکھ کر بات کا رخ پلٹا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی پہلی اولاد کو دیکھنے کی خواہش شدت سے ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ڈیوٹی پر ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، کچھ دیر تک آئے گا، داور شاہ نے جواب دیا تھا۔ نمرہ اور نزالیہ نے ان دونوں کے سامنے لوازمات رکھے تھے۔ زینت شاہ کے کہنے پر وہ دونوں ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگ لوازمات سے لطف اندوز ہوتے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ اف، اندھے ہو گئے ہیں سب، یہاں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ ارقم جو اپنے کیبن سے باہر نکل رہا تھا، اندر چائے لے کر آتے کانسٹیبل میں بری طرح لگا تھا۔ ساری چائے اس کے یونیفارم پر گر گئی تھی۔ سوری، وہ کانسٹیبل ڈر کر بولا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ ارقم ضبط کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ گرم چائے سے اسے اپنے سینے پر جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی اپنے کیبن میں موجود وائٹ شرٹ نکالتے وہ اپنی یونیفارم والی شرٹ اتار چکا تھا۔ ویسے بھی وہ گھر واپس جا رہا تھا۔ حویلی واپس جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ایکسیڈنٹ دیکھتے ارقم نے اپنی گاڑی روکی تھی۔ وہاں کچھ لوگ جمع ارد گرد کھڑے ایمبولینس کو بلانے کی بجائے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پیچھے ہٹو، وہ سب کو پیچھے ہٹاتا آگے بڑھا تھا۔ گاڑی کا تصادم سڑک پر ایک سائیڈ پر لگے درخت سے ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کے اندر ہاتھ ڈالتے لاک کھولا تھا۔ اس کی نظر سیدھی خون سے لت پت چودھری شفیق کے چہرے پر گئی تھی۔ وہ لب بھیجتا تیزی سے ان کی سیٹ بیلٹ کھولتا انہیں باہر نکالنے لگا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ مدد کرو میری، انہیں فوری ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ارقم کے دھارنے پر کچھ لوگ اس کی مدد کرنے لگے تھے۔ چودھری شفیق کو اپنی گاڑی میں ڈالتا وہ انہیں اپنی گاڑی میں ہی ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، خون کافی بہہ چکا تھا، انہیں خون کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے اپنے کانٹیکٹ استعمال کرتے خون کا بھی انتظام کروا دیا تھا۔ ان کے خطرے سے باہر ہونے کا سن کر وہ اس ریسپشن سے چودھری شفیق کے موبائل سے ان کے گھر کال کروا چکا تھا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد جب اس نے شازیہ اور کمران کو تیزی سے اندر آتے دیکھا تو وہ خاموشی سے بنا ان کی نظروں میں آئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر چودھری شفیق کا کافی خون لگا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی حویلی لوٹ آیا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ شدید تھک چکا تھا۔ اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گاڑی سے نکلتا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ذہن سے سرفراز شاہ کے واپس آنے کا خیال بالکل ہی نکل گیا تھا۔ ارقم، یہ کیا ہوا؟ وہ جو بنا کسی کی نظروں میں آئے تیزی سے اپنی کمرے میں جا کر چینج کرنا چاہتا تھا۔ نمرہ کی پریشان سی ابری آواز سن کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سب لوگ لانچ میں بیٹھے تھے۔ اس کی خون سے بھری شرٹ دیکھتے پریشان سے کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ آنکھیں بند کر کے کھولتا سب پر ایک نظر ڈال کر بولا تھا۔ اس کی نظریں ایک دم سرفراز شاہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ نفرت سے اپنا چہرہ پھیر گیا تھا۔ نزالیہ پریشان سی اس کی جانب بڑھی تھی۔ ارقم، تم زخمی ہو؟ داور شاہ نے اب کی بار پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ فکر مت کریں، یہ میرا خون نہیں ہے، اتنی جلدی میں مرنے والا نہیں ہوں۔
वो तलखी से सख्त लहजे में बोलता सबकी जान निकाल गया था। आप ठीक है? नजालिया ने उसका जायजा लेते पूछा था। हाँ, मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरे लिए एक कप चाय ले आओ, वो नजालिया को देखकर नरम आवाज में बोला था। सब उसके नजालिया के साथ बदलते लहजे को देखकर हैरान हुए थे। नजालिया ने उसके जवाब पर एक सुकूनदार सांस खारिज की थी। अरकम बिना किसी पर नजर डाले तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में चला गया था। नजालिया खामोशी से उसके लिए चाय बनाने चली गई थी। अरकम कितना बड़ा हो गया है, सरफराज शाह के लहजे में हैरानी थी। आज तक उन्होंने अरकम को नहीं देखा था क्योंकि तस्वीरें लेना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो कभी भी ना जान पाए वो कैसा दिखता है। तुम यहाँ होते तो देखते वो काफी समझदार भी हो गया है, बस वक्त और हालात ने उसे तल्ख और संजीदा कर दिया है। तुम और तुम्हारी बीवी की खुदगर्जी ने उसका बचपन छीन लिया। और बड़ी बेगम अरकम के बारे में सोचती तेज लहजे में सरफराज शाह से बोलती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वो तो इनकी बातों पर पत्थर की मूरत बन गए थे। जीनत शाह ने इनके कंधे पर हाथ रखा था तब वो होश में आए थे। इनकी आंखों में मलाल था। अतसम बड़ी बेगम की बात पर खामोश था, अपनी सोचों में गुम हो गया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था अरकम का बचपन अपने माँ बाप के बिना कैसे गुजरा होगा, जबकि अपने माँ बाप के बगैर बचपन गुजारने का सोचती उसके दिल को कुछ हुआ था। दार शाह भी खामोशी से वहां से चले गए थे। अरकम की खून से भरी शर्ट देखते उसके भी हौस खता हुए थे, मगर शुक्र था वो ठीक था। खाना नहीं खाएंगे? उसने चाय का कप अरकम को पकड़ाते पूछा था। अरकम ने अपने गीले बाल साफ करते से दूसरे हाथ से तौलिया पकड़ाया था। नहीं, भूख नहीं लगी, तुम खाना खा लो, वो संजीदगी से बोला था। नजालिया ने सर हिलाया था। निमरा दरवाजा नॉक करती उसके रूम में दाखिल हुई थी। नजालिया निमरा को देखती इन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली गई थी। शहजादे, तुम मुझसे नाराज हो? निमरा ने नरम लहजे में उससे पूछा था। नहीं आपी, मैंने आपसे क्यों नाराज होना है? वो सर नफी में हिलाता बोला था। अच्छा, तुम्हारी शर्ट पर किसका खून लगा हुआ था? निमरा ने उससे कुछ फासले पर बैठते पूछा था। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए शर्ट पर ब्लड लग गया था। वो आप बताएं, निकाह की तैयारियां कैसी जा रही हैं? आप खुश हैं? अरकम ने चाय का घूंट भरते निमरा से पूछा था। सही जा रही हैं, मैं चलती हूँ, अब तुम आराम करो। वो बात को घुमाती उठ खड़ी हुई थी। वो उसे क्या बताती, वो तो पहले ही अतसम के निकाह में है। अरकम ने बतूर उसके चेहरे को देखा था जहाँ सोच की लकीरें छाई हुई थी। कोई परेशानी है आप ही? नहीं, वो अरकम के पूछने पर सर नफी में हिलाती तेजी से वहां से चली गई थी। इसके कुछ देर बाद ही नजालिया खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई थी। अरकम चाय खत्म करता बेड से टेक लगाए लेटा हुआ था। वो उसके करीब आती, साइड टेबल पर ट्रे रखती वहां मौजूद थोड़ी सी जगह पर बैठ गई थी। उसकी जानिब नासमझी से देखते अरकम ने साथ होते उसे सही से बैठने की जगह दी थी। मुंह खोले वो रोटी का निवाला बनाती उसके मुंह के आगे करती संजीदगी से बोली थी। अरकम ने आबरूएं उचकाते उसे देखा था, फिर गहरी सांस खारिज करता वो मुंह खोल गया था। नजालिया ने उसे अपने हाथों से खाना खिला दिया था। वो भी भूख ना होने के बावजूद भी खा गया था। नजालिया खुद भी खाना खाती, ट्रे वापस नीचे रख आई थी। वो वापस जब कमरे में आई तो लाइट ऑफ थी। वो भी खामोशी से बेड पर अपनी जगह पर बैठती, दुपट्टा उतार कर साइड पर रखती खामोशी से लेट गई थी। वो कच्ची नींद में थी जब अरकम ने उसके गिर्द हारिस बांधते उसे अपनी जानब खींचा था। उसकी दिल की धड़कनों में आतिश पैदा होने लगा था। उसका नाजुक मरमरी वजूद, इससे उठती भीनी भीनी सी खुशबू ने उसके सांपों पर असर किया था। वो उसे मजबूती से खुद में भेज चुका था। उसकी तेज धड़कनें वो अच्छे से सुन सकता था। उसकी गर्दन में मुंह छुपाते अरकम ने उसकी महक को खुद में उतारते एक पुरसुकून सांस लिया था। अरकम, वो उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करती कम खपाती आवाज में उसे पुकार उठी थी। अरकम ने उसकी गर्दन से नरमी से अपने लब रखते पूछा था। उसके नाजुक से सरापे को महसूस करते उसे अपनी थकन उतरती महसूस हुई थी। मुझे नींद आ रही है, वो अपने लब्बों को काटती बोली थी। अरकम ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते अंधेरे में उसके चेहरे को गौर से देखा था। वो महसूस कर सकता था शर्म व हया से
नज़ालिया के गाल सुर्ख पड़ चुके थे। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी की वजह से उसका ध्यान नज़ालिया के होंठों पर गया था। वो दांतों में लिए इन्हें सख्ती से काट रही थी। अरकम ने अंगूठे से उसके होंठों को उसके दांतों के जुल्म से आज़ाद करवाया था। इन्हें जख्मी मत किया करो, वो मखमूर लहजे में उसके होंठों को सहलाता बोला था। नज़ालिया शर्माती घबराती उसके हाथों को बेसाख थाम गई थी। उसके हाथ थामने पर अरकम ने उसके चेहरे पर झुकते उसके होंठों को शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लिया था। नज़ालिया ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर कर धकेला था, मगर अरकम उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेता उसकी कोशिशें को नाकाम बना चुका था। नज़ालिया को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। नज़ालिया पर रहम खाते उसने नज़ालिया की सांसों को आज़ादी बख्शी थी। सो जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर जाऊं। वो इसको गहरे सांस भरते देखकर उसका सर अपने सीने पर रखता बहके हुए लहजे में बोला था। नज़ालिया उसकी बात पर झट से आंखें मीच गई थी, जबकि अरकम की शर्ट को भी उसने सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। अरकम उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। उसकी तेज धड़कनें महसूस करते एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके होंठों को छू कर गुजरी थी। नज़ालिया कुछ ही देर में उसकी हमवार चलती धड़कनों का रक्स सुनती सो चुकी थी। वो निम्रा को मनाने का सोचता आधी रात को सबके सोने के बाद उसके कमरे में चला आया था। निम्रा ने कमरे को लॉक करके रखा था, मगर वो बेहद चालाक था। दोपहर से उसके कमरे की एक्स्ट्रा की अपने पास छुपा कर रखी हुई थी। तभी दरवाजा खोलता वो उसके कमरे में दाखिल हुआ था। निम्रा बेड पर लेटी सो रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में आता सब उसके चेहरे का बतूर देखने लगा था। उसके चेहरे पर फैली बालों की लटों को उसने नरमी से पीछे हटाया था। उस पर झुकते उसने निम्रा के नीम वो होठों को धीरे से छुआ था। अपने होठों पर एक अनजाना एहसास महसूस करते उसने पट से आंखें खोली थी। अरतसम को खुद पर झुका देखकर उसने अरतसम को आंखें दिखाई दी, जबकि उसे शिद्दत से अरतसम पर गुस्सा आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निम्रा ने दस्ती से पूछा। अपनी बीवी को बनाने आया हूँ। वो निम्रा के चेहरे पर झुका उसकी सुनहरी आंखों को देखकर बोला था। निम्रा ने सख्त नजरों से उसे घूर कर देखा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। वो अपना चेहरा मोड़ती बोल रही थी। अतसम ने उसका चेहरा थामते सीधा किया था। आई एम सॉरी जान, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुम्हारी तरफ देखता है। वो इसके गाल को सहलाता शिद्दत से बोला था। निम्रा को उसके जज्बातों से खौफ महसूस होता था। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। वो उसके सीने पर हाथ रखती बोली थी। अतसम ने उसका वो ही हाथ थामते होठों से लगाया था। मेरी जान, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो इसके गाल पर लब रखता उसके साथ लेट गया था। निम्रा की आंखें फैल गई थी। अतसम जाओ यहाँ से, वो सख्त लहजे में बोली थी। अतसम ढीठ बना उसके गिद्ध हारस बांध गया था। वो दोबारा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगी थी जब अतसम ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेते उसके लफ्जों का गला घोंट दिया था। कमरे की मैंने खीस खामोशी में बस इनकी धड़कनों का शोर था। मुझे मजबूर मत करो, मैं अपना हक भी अभी वसूल कर लूं। वो उसकी कमर पर अपना हारस तंग करता गंभीर लहजे में बोलता। निम्रा की सांसें खुश कर गया था। तभी वो मुंह बंद करती खामोशी से सोने की कोशिश करने लगी थी। वो जान चुकी थी ये शख्स कितना ढीठ है। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे नाश्ता करते हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। अरकम खामोशी से अपना नाश्ता कर रहा था। नज़ालिया निम्रा के साथ बातें करती नाश्ता कर रही थी। दावर शाह, अरतसम और सरफराज शाह से बातों में बड़ी बेगम जीनत शाह से बातें कर रही थी। अरकम, अपने बाप से नहीं मिले तुम? सरफराज शाह, जो काफी देर से उसे देख रहे थे, आखिरकार बोल ही पड़े थे। सब खामोश होकर अरकम को देखने लगे थे। दोबारा मेरा नाम भी मत लीजिएगा, मैं लिहाज नहीं करूँगा, और मेरा बाप बचपन में मर चुका है। दोबारा खुद को मेरा बाप मत कहिएगा। वो नाश्ता खत्म करता अपने हाथ रुमाल से साफ करता उनकी आंखों में देखता सख्त लहजे में बोला था। इसकी बात पर सबको सांप सूख गया था। सरफराज शाह के चेहरे का रंग फक हुआ था। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो जैसे भी है आपके वालिद हैं।
गहरी खामोशी में जीना शाह की नरम आवाज गूंजी थी। इनकी बात पर अरकम ने इनकी तरफ देखा था, जो पुरशक्वत नजरों से उसे देख रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। क्या उसकी माँ अगर इनके साथ होती तो क्या वो भी उसे इतने प्यार से समझाती? शाजी के ख्याल से उसकी रगें तन गई थी। वो रुमाल मेज पर फेंकता खड़ा हो गया था। अगर ये मेरे वालिद हैं तो पूछे कहाँ थी ये जब मुझे इनकी ज़रूरत थी? कहाँ थी ये जब लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती थी? कहाँ थी ये सारा वक्त? और ओह हाँ, ये तो अपनी नई बीवी के साथ हसीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर मेरी ख्वाहिशें नहीं थी तो इस दुनिया में लाने से पहले मुझे ख़त्म कर देते। कम से कम ऐसी ज़िंदगी तो ना मिलती। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वापस आ गए हैं। एक बात मेरी सुन लें, आपका बेटा सिर्फ अतसम है। मुझे अपना बेटा कहने की दोबारा गलती मत कीजिएगा। मैं अपने माँ बाप पर काफ़ी अर्से पहले फातिहा पढ़ चुका हूँ। वो बोला तो बोलता ही चला गया था। नज़ारिया ने खड़े होते उसके हाथ को थामा कर दबाया था। सरफराज शाह उसकी बात पर शर्मिंदगी से नजरें झुका गए थे। जीनत शाह भी चुप कर गई थी। अतसम लब भेज कर सरफराज शाह के कंधे पर हाथ रखते इन्हें हौसला देता अरकम की तरफ देखने लगा था, जिसका चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। वो नज़ारिया से अपना बाजू छुड़वाता लंबे लंबे डाक भरता वहां से चला गया था। नज़ारिया की बेचैन नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। सब लोग खामोशी से वहां से उठकर चले गए थे। किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। अरकम अपनी जगह हक पे था, ये सब जानते थे, तभी खामोश हो गए थे। बाबा, ये सब कैसे हुआ? कमरान ने परेशानी से चौधरी शफीक की हालत देखते पूछा था। उसकी हालत अब कुदरत बेहतर थी। शाजिया बेगम उनके पास बैठी रो रही थी। पता नहीं, गाड़ी की ब्रेक्स फेल थी। मैंने काफ़ी लगाने की कोशिश की थी मगर लग नहीं पाई। फिर अचानक सामने से कार आती देखकर मैंने गाड़ी साइड पर करनी चाहिए तो वो दरख्त में बच गई थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं उठा तो खुद को यहाँ पाया। पता नहीं कौन था वो भला शख्स जो मुझे बर वक्त यहाँ ले आया, वरना न जाने क्या हो जाता। चौधरी शफीक की बातों पर शाजिया तड़प ही उठी थी, जबकि कमरान भी इनकी बात पर बेचैन हो गया था। मैं पता करवाता हूँ ये गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल हुई। कोई हमें फंसा रहा है बाबा, कमरान पर सोच अंदाज में बोला था। मुझे भी यही लग रहा है। चौधरी शफीक सर हिलाते बोले थे। कहीं अरकम का तो हाथ नहीं? कमरान ने मुठियां भेजते कहा था। नहीं, वो क्यों ऐसा करना चाहेगा? शाजिया ने नफरत नफी में सर हिलाया था। आपको क्या पता अम्मी उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। वो तो शुरू से ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आप बाबा की जान लेना चाहता है। कमरान गुस्से से बोला था। नहीं कमरान, अरकम ने ये नहीं किया, कोई और है जो ये सब कर रहा है और अपने इर्द गिर्द के लोग वफादार नहीं रहे। कमरान, जरा चौकन्ना रहो। चौधरी शफीक ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते उसे कहा था, जिससे हर वो सर हिलाता जिस पर वो